पंचकुला में 4 जून को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ हुआ और इसके समापन समारोह पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शानदार समापन समारोह हुआ। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन शानदार तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस खेल में महाकुंभ के समापन के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। समापन समारोह के दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देश में 2.5 साल के अर्ज के बाद यह पहला सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है, जिसकी सफलता के लिए आप सभी ने जो तोड़ मेहनत की और सफलता पाई। इस आयोजन से प्रदेश का नाम रोशनी हुआ और प्रदेश में खिलाड़ियों को लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिनका वे भविष्य में भी प्रयोग कर अपने खेल को और आगे बढ़ा सकेंगे। तो वहीं उसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। खेलों का आयोजन एक सिस्टम से करके प्रातःकाल और सायंकाल ज़्यादातर खेल हुए और न केवल पंचकुला में बल्कि चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी और अम्बाला के अंदर, शाहबाद के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, तो इस प्रकार के अलग अलग स्थानों पर ये सब खेलों का आयोजन हुआ और आज इसका समापन हो गया है। सभी प्रांतों ने अपने अपने खिलाड़ियों ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े पूरे मनोयोग से सब खेलों में हिस्सा लिया। तो भी इस बात की भी मुझे खुशी हो रही है कि जो मेडल टैली है उसके अंदर इस बार हरियाणा का स्थान प्रथम रहा है और हरियाणा के साथ बिल्कुल नेक टू नेक चलने वाला महाराष्ट्र प्रांत वो सेकंड आया है। इस खेल महाकुंभ में देश के सभी राज्यों के करीब 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ ने शिरकत की। इसके अलावा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी समापन के मौके पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। खिलाड़ियों के लिए बहुत से कंपटीशन आते हैं, बहुत से कंपटीशन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उनका परफॉर्म करना। कुछ खिलाड़ियों ने मेडल जीता, कुछ खिलाड़ियों ने मेडल नहीं जीता, लेकिन खिलाड़ी या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं। आयोजन के अंतिम दिन हरियाणा ने दिल जीतने वाले प्रदर्शन के बदौलत 10 गोल्ड मेडल जीते। इस तरह कुल पदकों को लेकर चल रही कांटे की टक्कर में हरियाणा ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। हरियाणा ने कुल 137 मेडल जीते हैं, जिसमें 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पहले चरण में जब पहला इसका एडिशन हुआ था और उस समय स्कूल गेम्स कहा गया, तब भी हरियाणा उसका विजेता रहा। कभी महाराष्ट्र तो कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र फिर हरियाणा। आखिरकार ये 2 राज्यों में जो इस बार भी पहले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था ना जाने कौन बाजी मार जाए। 21 मेडल एक बराबर पर गोल्ड मेडल, फिर आगे बढ़ती गई गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीते। इस अवसर पर खेलों को देखने आए खिलाड़ियों ने भी खेलों का खूब मजा लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो या फिर ओलंपिक हो, सबसे ऊपर ही रहते हैं। और जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हरियाणा अच्छा प्रदर्शन करेगा, उस पर हरियाणा के खिलाड़ी खरा उतरे हैं और पहले रैंक पर हरियाणा रहा है। एक समय आया था कि दूसरा प्रदेश महाराष्ट्र आगे आ गया था, लेकिन लास्ट में आते आते हरियाणा पहले नंबर पर रहा है। और सोनीपत के भी 8 खिलाड़ी बॉक्सिंग में थे। लिटिल एंजल स्कूल के सभी छात्र हैं और ये छात्र अब जो अपने स्कूल में पहुंचे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। बेटा, कहाँ पर गेम्स हुए, कितना टफ कंपटीशन रहा, कब से खेलना शुरू किया और क्या मेडल, कौन सा मेडल जीत कर वापस आए? अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं पंचकुला में 2022। अभी मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और वहाँ मतलब काफ़ी हार्ड टफ कंपटीशन था, क्योंकि जो इंडिया के टॉप 12 बॉक्सर थे वो आए थे सभी वेट में, तो बहुत टफ कंपटीशन था और मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त। बेटा, कौन कौन आपके साथ बॉक्सिंग में थे? क्या ऐसा लगा कि हार भी जाएंगे हम? नहीं सर, हमारे कोच हमारे साथ ही थे, मोटिवेट करते रहते थे, बस फिर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हमने। आगे जाके सर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है यूथ की, उसके लिए तैयारी करेंगे।
कितने घंटे की तैयारी करते थे, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है, बहुत बड़ी चैंपियनशिप थी, पूरा इंडिया वहाँ पर आया हुआ था, बहुत खिलाड़ी थे, कितनी दिक्कतें आई, कितना टफ रहा, फिर गोल्ड मेडल कैसे आ सकते? गोल्ड मेडल के लिए तो काफ़ी टफ ही था, और तैयारी तो घंटे काउंट ही नहीं कर सकते, जितनी मेहनत करो उतनी कम है, और इंडिविजुअल ट्रेनिंग पे ज़्यादा काम किया तभी गोल्ड मेडल आया। आगे जाके क्या करना है? आगे अभी हमारी यूथ नेशनल चैम्पियनशिप है चेन्नई में, अगले नेक्स्ट मंथ ही, अब उसके लिए तैयारी करेंगे। कभी घर वालों ने रोका खेलने से? कभी नहीं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट कब कर से रहा खेलना शुरू किया था? मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ बॉक्सिंग, और हमारे कोच साहब भी हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। अब आगे की तैयारी कैसे रहने वाली है? आगे अभी 3 महीने बाद सीनियर चैम्पियनशिप होगी, उसमें मुझे मेडल लाना, अपने कलर चेंज करना है मेडल का। वो सब हर गुरु का एक सपना होता है कि उसके शिष्य जो मेहनत करें उस पर वो खरा उतरे, कि कैसा महसूस करें? बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, और जिस हिसाब से बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं कि हमारा पहले भी एक बॉक्सर ओलंपिक क्वालिफाई तक पहुँचा है, और कम से कम 20 बॉक्सर हमारे इंटरनेशनल हैं, 5-6 रेलवे में टीटी हैं, हवलदार हैं आर्मी में, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों के पास। मैं बहुत खुश हूँ, और बच्चे बहुत ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू बेटा। अब आगे जाके कितनी और तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ठीक है खेलो इंडिया में आपका अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ओलंपिक हो, वो और ज़्यादा टफ होता है। हाँ जी, अभी हम यूथ लेवल पे हैं, तो यूथ से अभी इस साल नवंबर में मैं सीनियर हो जाऊंगा। सीनियर की तैयारी हमें डबल करनी पड़ेगी, कि ताकि मैं उनका लेवल मैच कर सकूं, और मैं अपनी पूरी तैयारी रखूँ। कैसे लेके चलोगे? पढ़ाई को साथ साथ सर, पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई के बिना भी कुछ नहीं है, तो दोनों चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है। कभी ऐसा समय आया कि ये रहा हो कि खेलें या पढ़ें, या घर वालों के नाम? नहीं सर, अब घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है दोनों चीज़ों में ही, कि दोनों चीज़ कर अच्छी तरह, और फैमिली ने सपोर्ट किया, हमारे कोच साहब ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज हमने गोल्ड मेडल जीता है। आगे जब जाओगे अब खेलने के लिए, कोई और चैंपियनशिप होगी, उसके लिए क्या सोचा है? कैसे तैयारी हम करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, और कैसे तैयारी करेंगे? प्रैक्टिस तो जो हमारी गलतियाँ हैं, जो मेरी यहाँ गलतियाँ हैं जिनकी वजह से मेरा सिल्वर मेडल आया, वो मेरे कोच साहब, रोहतास कोच साहब हेल्प करेंगे कंप्लीट करने के अंदर, और स्टेट नेशनल बस आ रखे हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। ये सर मोटिवेट वगैरह करते रहते हैं। मेडल का रंग बदलना, इसलिए अब मेहनत जो कर रहा था उसे डबल करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों में जोश है, और सभी का ये कहना आगे जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक की वो डबल तैयारी करने के साथ साथ जो मेडल लेकर आए हैं उनका रंग बदलने का वो काम करेंगे। रानिया में स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एसपी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस आजकल नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। इसी क्रम में सिरसा में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई की गई और ड्रग्स के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एसपी ताहिर हुसैन ने बताया कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें करीब 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत उनकी टीम को आरोपी ओम प्रकाश के पास से 1 किलो 375 ग्राम गांजा और मुनीश मेहता के पास से 5 ग्राम 61 मिलीग्राम चिट्टा बरामद हुआ। साथ ही तीसरे आरोपी शिबू सिंह को 2 किलो डोडा पोस्त के साथ दबोचा है। जो चिन्हित किए हुए गांव थे, एरिया था, जो 10 पॉइंट्स थे हमारे, उनकर हमारे आज पूरे स्टेट की जो नारकोटिक्स की थी सारी टीम है, जिसमें लगभग 100 कर्मचारी अधिकारी हैं, जिसमें 2 DSPs हैं और 10-12 इंस्पेक्टर्स, और उनको आज यहाँ पर बुलाकर जो है चिन्हित पॉइंटों पर, चिन्हित जो ज़्यादा इस तरह का काम कर रहे थे, उन पर रेड की गई। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से ड्रग्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने रानिया थाना में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में 4 दोस्त उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब वह खाना खाने के लिए बाहर निकले। हादसा इतना भयानक था कि 4 दोस्तों में से सिर्फ एक दोस्त ही बच सका, और वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लापरवाही के नतीजे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार किस कदर क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर भिगान टोल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
एक तेज रफ्तार कार टोल के पास डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौके पर मौत हो गई। करीब 12 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ब्रेजा गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो हम उस पर शिकायत पर पहुँचे थे। उसमें 4 व्यक्ति सवार थे, दिल्ली के हैं, तो उनमें से 3 एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी जीवित है। तो पुलिस जिनके शिकायत दी, उस हिसाब से कार्रवाई अमल में करते हैं। वही कार सवार चौथा दोस्त हादसे में गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे कि उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले चारों दोस्त सोनीपत के मशहूर ढाबे में खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन ओवर स्पीड कार भिगान टोल के पास एक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर कितनी भयंकर थी, इसकी गवाही आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें दे रही है। वहीं मृतकों के परिजनों ने NHI पर लापरवाही के आरोप जड़े हैं। परिजनों की माने तो भिगान टोल पर जिस जगह हादसा हुआ उसके पास बनाए गए डिवाइडर में कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं है। सांकेतिक चिन्ह न होने की वजह से डिवाइडर का पता ही नहीं चल पाया, जिस कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना ये होगा पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। पुलिस ने तीनों दोस्तों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है और एक दोस्त जो कि गंभीर है उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर जिले में एक बार फिर से सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। यमुनानगर के औरंगाबाद के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जीरकपुर से बदायूं की ओर जा रही बस की यमुनानगर के औरंगाबाद में ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद से जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल था, तो वहीं बस में सवार कुछ यात्री बस की खिड़की में फंस गए। तो ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, और बस में 3 आदमियों को चोट लगी है, जिनको गंभीर चोटें हैं, 2 को सिर में है और 1 को पैर में लगी हुई है। तो ये कहाँ से सर बस? सर बस ये जीरकपुर से सवारियाँ बैठा कर लाई थी और इसका यहाँ औरंगाबाद में जिंदागर में एक्सीडेंट हो गया। तो घायल कहाँ उपचार के लिए भेजे गए? हाँ, फिलहाल हॉस्पिटल में भेजा हुआ है, मंदिर हॉस्पिटल। बताया जाता है बस का ड्राइवर आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने लगा, जिसके चलते हादसा हुआ। बस का आगे का हिस्सा ट्रक में लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। एक 2 तो खिड़की में फंस गए थे। अच्छा, उनको तो तोड़ के निकाला है। उसके प्लस में और भी जो ड्राइवर साथ में थे उनको भी लगी। तो कहाँ के रहने वाले हैं सब लोग? ये आप बदायूं जिला बदायूं और मुरादाबाद जिला के, आधे बदायूं के आधे मुरादाबाद। टोटल 4 कैजुअलिटीज अभी तक आई है उसमें, उनमें से एक ब्रॉड डेड है जो कि पुलिस की गाड़ी लेके आई थी 112, और एक की हालत गंभीर है। अभी CT स्कैन मैंने करवाया है, रिपोर्ट आ जाएगी, देन उसके बाद देखते हैं। 2 की कंडीशन स्टेबल है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। देखना ये होगा पुलिस इस पूरे केस में क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बल्लभगढ़ में एक मां और बेटे की मौत का पता उस वक्त चला जब एक घर से पिछले 2 दिनों से लगातार बदबू आ रही थी। शिकायत के बाद जब पुलिस उस घर में पहुंची तो क्या कुछ हुआ, देखें रिपोर्ट। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के इस घर के बाहर पुलिस की भीड़ के जमा होने के पीछे की वजह मां और बेटे की मौत है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के एक मकान में मां बेटे की लाश पिछले कई दिनों से पड़ी थी। आखिर में जब दोनों शवों की दुर्गंध पड़ोसियों को आने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ। 2 दिन तक दुर्गंध आने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर दोनों की मौत का खुलासा हुआ। कंसर्न RWA प्रधान की तरफ से हमारे पास चौकी में इंफॉर्मेशन आई थी कि सेक्टर 3 में हाउस नंबर 899 में अंदर से बदबू आ रही है, तो इसको चेक किया जाए। वहाँ जाके पुलिस ने उसको चेक किया, अंदर से मकान बंद था, अंदर जाके चेक किया गया RWA के लोगों को साथ लेके। तो उसके बाद उसमें 2 डेड बॉडी मिली। एक लड़का है जिसका नाम तरुण है, उम्र करीबन 45 साल है, और एक उसकी मदर है 80-85 साल की वृद्ध महिला। दोनों की डेड बॉडी मकान के अंदर पड़ी हुई थी। मृत पाए गए बेटे की उम्र करीब 41 साल, जबकि मां की उम्र 80 साल है।
मिली जानकारी के मुताबिक घर में सिर्फ मां और बेटा ही रहते थे। बेटा शराब पीने का आदी था। ये दोनों माँ और बेटा ही रहते थे यहाँ पे अकेले, बाकी इनकी फैमिली बाहर रहती है। इनकी कोई सिस्टर बताई वो दुबई वगैरह रहती है। तो अंदेशा ये है कि ये 3-4 दिन पहले से ही एक्सपायर हुए। क्या कारण है, किस तरीके से सुसाइड किया गया है? ये तो अभी है ना, एफएसएल टीम ने विजिट किया है, पुलिस अधिकारियों ने विजिट किया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हॉस्पिटल रखवाई हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मौत का असल कारण क्या है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों के आधार पर बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। देखना यही होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग टीम को कंपनी में पैक किए जाने वाले ऑयल को लेकर शिकायत मिली थी। तस्वीरें फरीदाबाद के सदपुरा इलाके की हैं, जहां एक ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में तेल के पैकेट्स पैक किए जाते थे। सीएम फ्लाइंग टीम को जैसे ही नामी तेल के पैकेट्स में पैक किए जाने वाले तेल की खामियों के बारे में खबर मिली, सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने पहुंचते ही ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में पैक किए जाने वाले तेल के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है। इसी आधार पर उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की और तेल के सैंपल लिए हैं। सूचना मिली थी गुप्त, तो उस पर हमारी टीम आई थी यहाँ पे, डॉक्टर साहब को साथ लेके, जो फूड सेफ्टी अफसर है उनको। तो जो बिल और वो सब चेक किए गए हैं, तो बाकायदा जीएसटी वाले बिलों को कोई एम्बेजलमेंट पाई नहीं गई है। तो ये इनका जो अभी सैंपल डॉक्टर साहब ने भरे हैं, यहाँ पे 3 तरह के ब्रांड, मतलब राइस ब्रांड ऑयल है, तिल का तेल है और सरसों का तेल है, जिसकी ये पैकिंग करके ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। यहाँ तेल बनता नहीं है, ये तेल बल्क में ख़रीदते हैं और उसको पैक करके आगे बेचते हैं। तो उसमें वो सैंपल भरे जा रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब सैंपल भेजेंगे लैब में, आगे जो भी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई होगी। सर कहाँ से आता था ये तेल, कुछ पता चला? नहीं, वो सारे बिल चेक किए हैं, सब जगह पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है, सब अलग अलग जगह से तेल आ रहा है। तेल के अंदर जो टैंक्स हैं जिनसे ये छोटी पैकिंग बनाते हैं। वहीं तेल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। तेल की रिपोर्ट आने के बाद ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम के एसीपी राजेश चेची ने बताया कि जिस कंपनी में ऑयल पैकिंग की जाती थी, उस कंपनी के पास उस स्थान में तेल कंपनी चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। वहीं कंपनी मालिक ने भी इस पर बयान दिया है। ऑयल की, रिफाइंड की और कुछ नहीं है। अच्छा, काफी ब्रांड पाए गए हैं। ब्रांड मेरे सब जेन्युइन है, अपने एड्रेस पे है और कुछ नहीं। कहाँ से आता था तेल? किस तेल सब ट्रेडिंग करता हूँ मैं। कहाँ से आता था तेल? पंजाब से, भिवानी से, ये स्टेशन है हमारे, सब तेल मंगाते हैं, प्योर भरते हैं। छापेमारी कौन सी जगह पे हुई है? सतपुरा। लेबल पे कौन सा नाम है? सावती ट्रेडिंग कंपनी, सतपुरा का एड्रेस है मेरे पास। अच्छा, तो लेवल पे तो सराय नहीं, मेरा एड्रेस है भैया, एड्रेस है, मैंने दिखा दिया साहब को। हाँ, सर्टिफाइड किया मैंने। सैंपलिंग सीएम फ्लाइंग की तरफ से की जाती है। हाँ, क्यों जी, आपको मैं एड्रेस का कंफर्म कराऊंगा, यही एड्रेस है मेरा। बता दें, इस कंपनी में बड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा से तेल लाकर पैक किया जाता था। वही देखना ये होगा तेल सैंपल की रिपोर्ट में क्या आता है। क्या वाकई में कंपनी में नामी कंपनियों के नाम पर तेल में मिलावट का काम किया जाता था? वहीं अगर वाकई में तेल में मिलावट की जा रही थी, तो देखने वाली बात ये होगी कि ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं देखना यही होगा कि तेल सैंपल की रिपोर्ट में क्या आता है। क्या वाकई में कंपनी में नामी कंपनियों के नाम पर तेल में मिलावट का काम किया जा रहा था? वहीं अगर वाकई में तेल में मिलावट की जा रही थी, तो देखने वाली बात यही होगी कि ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। करनाल में लेदर फैक्ट्री में हुए हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई। 3 मजदूरों की जान जाने के बाद 3 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। करनाल के कुंजपुरा गांव के एरिया में नेवल से मुगल माजरा रोड स्थित एक लेदर फैक्ट्री में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। 15 फीट गहरे गड्ढा साफ करते वक्त जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत से 3 परिवारों की गृहस्थी उजड़ गई। किसी मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया, तो किसी ने पति और बेटे को खो दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जिसे भी घटना का पता चला, वो गमगीन हो गया। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। मृतकों के परिजन घटना स्थल से ही रोते बिलखते कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी तक पहुंचे। वहां भी विलाप जारी रहा। जो डेथ हुई एक पवन मेरे भाई थे, और बगल में मतलब गांव से ही थे, 10-15 किलोमीटर के अंतर्गत, वो राजू नाम के थे।
एक तो लोकल थे सतीश, वो तो कुछ पुरा थे। कैसे हादसा हुआ था? ये तो हादसा गैस की वजह से हुआ, डस्ट साफ करने में। वो जो पानी फिल्टर होते हैं उसके गड्ढे थे, उसी में सफाई हो रही थी, उसी में हादसा हुआ। तीनों को। आपके भाई का क्या नाम है? पवन कुमार ठाकुर। कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग गोड्डा जिला झारखंड से। वहीं इनको बचाने गए 3 और मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 3 परिवार उजड़ गए, लेकिन हादसे के बाद से फैक्ट्री का संचालक फरार है। फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अगर मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण होते तो शायद ये हादसा नहीं होता और 3 परिवार इस तरह से नहीं बिलखते। 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान की स्थिति में मजदूरों को मौत के कुएं में धकेल दिया गया, जिसका जिम्मेदार फैक्ट्री संचालक को बताया जा रहा है और पुलिस भी फैक्ट्री संचालक की तलाश में जुट गई है। कंपनी का जो क्रोध है उसमें सफाई करते समय और 3 कर्मचारियों की जहरीली गैस से उनकी मौत हो चुकी है और 3 घायल हैं। जो घायल जो जैसे इंटीमेशन मिली, इंटीमेशन मिलते ही हम तुरंत अमृतधारा हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचे। वहाँ एक का प्राप्त किया और तीनों की जो डॉक्टर साहब से राय ली। जो इंजर्ड थे वो उनकी स्टेटमेंट ली, स्टेटमेंट के आधार पर हमने मौत दर्ज कर दिया। FIR नंबर 265 है और अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 में जो कंपनी मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और बाकी पोस्टमार्टम हमने तीनों जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम करवा दिया। जब मौसम है तो उसने जो सेफ्टी पर्पज के लिए अगर सफाई करवानी थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त होना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है, तो इस आधार पर हम FIR दर्ज। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चरखी दादरी में मंडियों की चेकिंग करने पर आढ़तियों का गुस्सा फूट पड़ा और आढ़तियों ने गेट पर ताला जड़ दिया। चरखी दादरी में इन दिनों अनाज मंडियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। संबंधित विभाग की ओर से की जा रही इस कार्रवाई से आढ़तियों में रोष है। इसी कड़ी में कार्रवाई के विरोध में मंडी आढ़तियों ने गेट पर ताला जड़ दिया और धरना कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस बार मंडियों में फसलों की आवक बहुत कम आई है, जिसके बाद से सरकार और मार्केट कमेटी की ओर से व्यापारियों से मार्केट फीस की मांग की जा रही है और विभाग के आला अधिकारी लगातार व्यापारियों से टैक्स भरने की कवायद कर रहे हैं, जिसके विरोध में इस दौरान आढ़तियों ने मंडी की दुकानें बंद की और अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दिया। व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि इंस्पेक्टरी राज को किसी भी सूरत में चलने नहीं देंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी प्रशासन से यही मांग है। जो दुकानदारों को इंस्पेक्टरी राज से तंग किया जा रहा है, दादरी के अंदर कोई 600 गेहूँ जो है किसान के नहीं बेच रहा, गेहूँ तो है ही नहीं। क्यों पिछले साल 18 लाख कट्टे आए थे इस मंडी में, इनके 80,000 कट्टे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, तो इसलिए किसान माल नहीं बेच रहा। उसकी फीस सरकार हमारे से वसूलना चाहती है। किसान को कोई मजबूर नहीं कर सकता, उसका माल है, किसान अपनी मर्जी से बेचता है। वहीं मंडी प्रधान रामकुमार रिलोटिया का कहना है कि सरकार बेवजह व्यापारियों को परेशान कर रही है। कभी चेकिंग तो कभी मार्केट फीस के नाम पर व्यापारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इंस्पेक्टरी राज के चलते व्यापारी अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। ये और ऊपर के प्रशासन कह रहा है कि हमारे को पता नहीं 155 करोड़ की वसूली चाहिए। दादरी तक 155 की हो को ना, चाहे सीए आ जाए और चाहे सीए का भगवान और कोई ऊपर से आ जाए, यहाँ तो 155 की वसूली हो। तो उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया है। रोज कोई काम नहीं करने देते, रोज कोई न कोई सरकारी अफसर बैठा रहता है, उसका विरोध हमारी और कोई मांग नहीं है। फीस जबरदस्ती, 1 बोरी वाले से भी 10,000 रुपये, 2 बोरी वाले से भी 10,000 रुपये, 100 बोरी वाले का 50,000 रुपये मनमानी फीस वसूल की जा रही है। मनमाना जुर्माना समझौता फीस लगाई जा रही है। हमारी मांग हम इंस्पेक्टरी राज को बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे। किसी को अगर हमारे को नाजायज तंग करेगा, अंदर नहीं बढ़ने देंगे बिल्कुल भी। बहरहाल आढ़तियों ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी हड़ताल और धरने प्रदर्शन मांगे पूरी होने तक जारी रहेंगे। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो मंडियों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर संघर्ष करेंगे।